हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए उज्जवल सहगल और फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर इस कंसेप्ट का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। सर ये हमने हर टाइम में देखा है कि इस चैप्टर से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आते ही आता है। तो आप इस चैप्टर को आराम से करके आप 6 से 8 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से इसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से क्या, कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। यह मैं बात करने वाला हूँ एक इंडिविजुअल की, कि मैं एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालता। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हम निकालते ही क्यों हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। देखो, हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम नहीं। इसलिए सबसे पहले स्टेप में हमारे स्टेटस क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडिविजुअल की। तो सर देखो, अब पहले एक बात समझो क्या, तो जब भी मैं निकालता हूँ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो सर एक चीज़ ध्यान रखना, सर एक इंडिविजुअल के 3 स्टेटस हो सकते हैं सर। या तो वो होगा रेजिडेंट, या वो होगा नॉन रेजिडेंट, और या वो होगा डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर ये जो डीम्ड है इसको थोड़े समय के लिए अलग रखते हैं, बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब अब मान के चलो सर सिर्फ दो होते हैं, या तो एक इंडिविजुअल होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया या होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टेप में देखूंगा कि क्या वो रेजिडेंट हो या वो नॉन रेजिडेंट इंडिया। अगर तो वो बन गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो बात खत्म, हम कह देंगे सर सिंपली उसका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट सर अगर वो बना रेजिडेंट, तो सर हमें एक स्टेप और आगे जाना और हमें ये चीज़ चेक करनी है कि वो रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहा सर, इंडिविजुअल के नॉर्मली 3 स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर जो डीम्ड है इसको हम थोड़े समय के लिए अलग रखते हैं, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ये अलग से पढ़ के चलेंगे। सर अभी आप समझो सिर्फ दो होंगे, या तो होगा रेजिडेंट और या होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर तो वो बन गया नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो बात खत्म, उसका स्टेटस सिंपली क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट सर अगर वो बना रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो सिंपली हमें एक स्टेप और आगे जाना है और ये चीज़ चेक करनी है कि वो रेजिडेंट तो है, बट क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिंपली एक फ्लो है कि क्या क्या स्टेटस होते हैं इंडिविजुअल के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब सर पहला सवाल ये उठा कि सबसे पहले स्टेप में मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो सर ये मैं कैसे पता लगाऊं कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो देखो इसके लिए मैं सिंपली कहा, ये रहा बॉक्स, हमने जब बात करी है सर क्या कहा, सर मैं कैसे पता लगाऊं एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो मैंने कहा अगर कोई इंडिविजुअल एनी कंडीशन, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है, ध्यान देना मैंने क्या वर्ड यूज़ करा है, एनी। तो अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, और अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। क्या, अब सर पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि उसका स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जिस साल के लिए हम चेक कर रहे हैं कि इस साल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, उस साल उसका स्टे इन इंडिया देखो। अगर तो उसका स्टे इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन 182 डेज है, अगर उसका स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जिस साल हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, 182 डेज या उससे ज़्यादा है, 182 डेज उससे ज़्यादा है, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसका स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितना होना चाहिए, 60 डेज और मोर, 60 दिन या उससे ज़्यादा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, एंड जिस साल की हम निकाल रहे हैं स्टेटस उससे पहले वाले 4 साल लो, उन 4 सालों में मिला के उसका टोटल स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर। दोबारा रिवाइज करा, तो मैंने क्या कहा सर, एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट तब बनेगा जब वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है। पहली कंडीशन क्या है, उसका स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कितना हो, 60 डेज और मोर, एंड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर, कौन से 4 ईयर, बिफोर पीवाई, जिस साल के लिए हम चेक कर रहे हैं उससे पहले वाले 4 सालों में मिला के उसका टोटल स्टे 365 डेज और मोर। अगर कोई बंदा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है तो 182 डेज वाली या 60 प्लस 365 वाली, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अगर वो दोनों नहीं करता तो वो सिंपली इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है,
अब सर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ सर, जब हम बात करके चलते हैं स्टे इन इंडिया, आपका इंडिया में स्टे कितना है, तो जब हम ये कैलकुलेशन करके चलेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो या जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हो, वो दोनों ही दिन स्टे इन इंडिया माने जाते हैं। ठीक है, जिस दिन इंडिया में आए और जिस दिन इंडिया से गए, सर दोनों ही दिन स्टे इन इंडिया माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक मैं समझ में आ गया कि आप नॉन रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अब सर यहाँ पे बस इस इन दोनों बात के एक छोटे से एक्सेप्शन, अभी आप मैंने क्या कहा, आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होती है तो आप बन जाते हो रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट सर ये 3 केस है, इन 3 केस के अंदर आपको सिर्फ पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल होती है, मतलब अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो आपको 182 डेज और मोर स्टे इंडिया में होना चाहिए। इन 3 केसेस के अंदर हम ये सेकंड कंडीशन को भूल जाएंगे, हम कहेंगे सेकंड कंडीशन ये एप्लीकेबल ही नहीं होती है। अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो सिंपली आपको सिर्फ पहली कंडीशन पूरी करनी है, पहली कंडीशन पूरी इंडिया के रेजिडेंट, पहली कंडीशन पूरी नहीं तो इंडिया के रेजिडेंट नहीं। सर वो कौन से 3 केस है जहाँ सिर्फ ओनली वन कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी वाली, 182 डेज वाली। ठीक है, तो सर जो पहले केस है, उन 3 केस में पहला केस क्या है, अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है, इंडिया का सिटीज़न है जो लीव कर रहा है इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या वो अपना कोई बिजनेस करने वाला है, मतलब वो इंडिया के बाहर रोजगार के लिए जा रहा है। तो ऐसे केस में वो इंडिया का रेजिडेंट तभी बनेगा जब उसका इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर हो, उस पर सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहले इसका एक्सेप्शन क्या था, जहाँ से पहली कंडीशन अप्लाई होती है, सर इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर दूसरा एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन जो लीव कर रहा है इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू, मतलब वो किसी क्रू में, किसी शिप के क्रू में काम करता है और वो एज अ जो जिस शिप में वो काम करता है एज अ क्रू, उस शिप के साथ ही इंडिया के बाहर जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर भी आप से पहली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ओके। अब इसमें तीसरा पॉइंट था, मान के चलो सर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सर या तो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो नॉर्मली स्टे करता है आउटसाइड इंडिया, वो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, हालांकि है वो इंडिया का सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट वो स्टे मतलब वो रहता है नॉर्मली आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब सर क्या हुआ, वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कम ऑन अ विजिट इन इंडिया, वो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है पर वो विजिट घूमने आया है इंडिया में। ठीक है, और सर जो उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम है, जो वो इंडिया से इनकम कमा रहा है, वो अप टू 15 लाख है। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं सिंपली कहा अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो नॉर्मली स्टे करता है आउटसाइड इंडिया और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विजिट पे आया है इंडिया में और उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम अप टू 15 लाख है, 15 लाख तक है, तो उस केस में भी सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ। तो हमने सिंपली ये चीज़ पढ़ी क्या, कि अगर किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट बनना है, इंडिया का रेजिडेंट बनना है, तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी हो। ठीक है, उसमें पहली कंडीशन क्या थी, 182 डेज वाली, दूसरी क्या थी, 60 डेज प्लस 365 डेज वाली। ठीक है, सिंपली दोनों में से कोई कंडीशन पूरी करो और आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, पर सर मैंने कहा ये 3 केस वो हैं, इन 3 केस के अंदर आपके ऊपर से पहली कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब 182 डेज और मोर, मतलब अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो आपका स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए, सेकंड कंडीशन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने ये 3 पॉइंट पढ़े। ठीक है, ओके। अब सर जब मैं तीसरा पॉइंट पढ़ा था तो मैंने इसमें एक कंडीशन थी क्या, कि आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख तक होनी चाहिए, तभी आप इन 3 केस में कवर हो गए। अब यहाँ पे सर एक क्वेश्चन ये उठा क्या, मानो अगर किसी की इनकम इंडियन सोर्सेज से इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, जैसे आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी तो आप इन 3 केस में कवर नहीं होगे। तो सर उस केस में क्या होगा, तो उस केस के अंदर अगर आप इंडियन सिटीज़न हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, स्टे आउटसाइड इंडिया है, विजिट पे है इंडिया में और आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर सर आप पे सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप इन 3 केस से बाहर हो जाओगे।
तो ऑब्वियस आप पे सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। बट एक चीज़ ध्यान रखना, सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे 60 की जगह 120 डेज हो जाएगा। मतलब अगर आपका स्टे इन प्रीवियस ईयर कितना होना चाहिए, 120 डेज और मोर, 60 नहीं 120 दिन। बाकी 365 वाली सेम रहेगी, बस यहाँ पे 120 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सब कब होगा, जब आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी। और ऐसे केस के अंदर आप हमेशा, अगर आप ये 120 दिन वाली कंडीशन के चक्कर में इंडिया के रेजिडेंट बनते हो, तो उस केस के अंदर आप हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन के चलोगे। सिंपल सी बात थी क्या। एक बार दोबारा रिवाइज कर, तो मैं सिंपली कहा, अगर एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपली ये चीज़ पढ़ी क्या, देखो एक इंडिविजुअल या तो होता है रेजिडेंट या वो होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसे इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर। और दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में स्टे 60 डेज और मोर, प्लस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में मिला के स्टे 365 डेज और मोर। ठीक है, बट सर 3 केस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई होती है। मतलब अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए। सर 3 केस कौन से होते हैं, पहला इंडियन सिटीजन जो लीव करता है इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर दूसरा केस क्या था, इंडियन सिटीजन जो लीव करता है इंडिया एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। और सर तीसरा केस क्या था, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो नॉर्मली स्टे तो करता है आउटसाइड इंडिया, बट वो प्रीवियस ईयर में विजिट पे आया इंडिया पे और उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख तक है। ठीक है सर, यहाँ पे 3 केस के अंदर सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई होगी, 182 डेज और मोर। अगर आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो आपको 182 डेज और मोर वाली कंडीशन पूरी करनी होगी। बट सर मैंने सिंपली कहा, आपने लास्ट पॉइंट में क्या था, इंडियन सोर्सेज से इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख। अगर इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा चले गई इस थर्ड पॉइंट में, तो उस केस पे आप पे सेकंड कंडीशन भी अप्लाई होगी, फर्स्ट भी होगी। पर सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और सर आगे चल के अगर आप इस 120 दिन वाली कंडीशन, 60 की जगह 120 दिन, इसके चक्कर में आप इंडिया के रेजिडेंट बनते हो, तो ऐसे केस के अंदर आप RNOR ही बनोगे। मतलब आप क्या बनोगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात थी, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सर यहाँ तक हमने सिर्फ ये चीज़ सीखी कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनता है और कब नॉन रेजिडेंट बन के चलता है। अब सर ये था पहला स्टेप, आसान था। अब ये पहला स्टेप जब पूरा होता है, अगर इसके बेस पे या तो आप बनोगे नॉन रेजिडेंट, बन गए बात खत्म। अगर आप बन गए रेजिडेंट तो आगे में ये चीज़ चेक करना है कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। ठीक है सर, उसके लिए आप, इसे हम कहते हैं आप ROR हो या फिर RNOR हो। सर इसके लिए हम 2 कंडीशन चेक करेंगे, और अगर कोई बंदा ये दोनों कंडीशन पूरी करता है, बोथ, ऊपर पढ़ा था एनी, यहाँ पढ़ा हूँ बोथ, मतलब दोनों कंडीशन पूरी करनी है। अगर कोई बंदा ये दोनों कंडीशन पूरी करता है तो उस केस में बन जाएगा ROR। और अगर वो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता, फिर दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता, तो वो बनेगा RNOR। ठीक है, अब सब वो 2 कंडीशन कौन सी हमें पूरी करनी होती है अगर हमें ROR बनना है। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल देखो, प्रीवियस ईयर जिस साल की इनकम निकाल रहे हो उससे पहले वाले 10 साल देखो। आप एटलीस्ट 2 साल के लिए इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल देखो, 7 ईयर्स में, प्रीवियस से पहले वाले 7 ईयर्स में, उन सब में आपको जो भी स्टे इन इंडिया टोटल मिला के वो 730 डेज और मोर होना चाहिए। अगर अभी दोनों कंडीशन पूरी करते हो तो आप बनोगे ROR, अगर आप नहीं करते हो तो आप बनोगे RButNOR। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो सर यहाँ तक हमने सीखा कि एक इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे निकालना है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, फिर ROR, RNOR। हमने यहाँ तक हमें सारी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब बस एक छोटी सी बात हो रहा है क्या, सर मैंने कहा था जो ये मेंबर ऑफ क्रू वाला केस होता है, इस केस के अंदर हम स्टे इन इंडिया कैसे निकालते हैं, तो इसका थोड़ा अलग तरीका है। सर सिंपली है कि आप देखो, जब भी कोई मेंबर ऑफ क्रू जाता है तो वो एक सर्टिफिकेट में एंटर करता है जब वो जा रहा होता है, और वापसी आता है तब भी कोई उनका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है। तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग का साइन करोगे और जिस दिन आप एग्जिट का साइन करोगे, इस टोटल को मानिए कि आपका स्टे है आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया के बाहर रहे, आप शिप पे रहे, और 365 में से माइनस करो तो आपका आ जाएगा स्टे इन इंडिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस पता होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब सर यहाँ तक हमने केस कवर कर लिया। अब सर एक छोटी सी बात बची, डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब सर ये क्या होता है, वो ये
मुझे लग रहा है इस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आईसीएआई यहाँ से पूछ सकता है। तो इसे चलो थोड़ा ध्यान से सुना सर। क्या अब सर पहला आपने कहा सर डीम का मतलब क्या है। सर डीम का मतलब ऐसा है कि कोई एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का रेजिडेंट होगा तो नहीं, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम उसे बना लेंगे, हम उसे डीम कर लेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। ये तो इसका सिंपल मतलब। अब सर कब एक हम इंडिविजुअल को डीम रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं, तो देखो उसके लिए कुछ ये कंडीशन पूरी करनी होती है। अगर कोई बंदा ये कंडीशन पूरी करता है तो वो इंडिया का डीम रेजिडेंट बन जाता है। अब सर पहली कंडीशन क्या, कि आप एक इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। अगर आप एक इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है, और आपकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस 15 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पहली क्या थी, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब सर एक कंडीशन और है क्या, कि आप नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू रेजिडेंस या एनी अदर रीज़न। सही, इसका मतलब क्या है, मैंने सिंपली ये चीज़ कही, अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है जो इंडिया से इनकम कमा रहा है 15 लाख से ज़्यादा, और वर्ल्ड में वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, वर्ल्ड में किसी और कंट्री में वो लाइबल टू पे टैक्स नहीं है, तो ऐसे बंदे को हम इंडिया का डीम रेजिडेंट मान लेते हैं। बस वो इंडिया का नॉर्मल वो नहीं होना चाहिए रेजिडेंट, क्योंकि मानो अगर कोई बंदा ऑलरेडी इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी करके, तो सॉफ्टवेयर हम उसे डीम रेजिडेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी है। अब कोई बंदा रेजिडेंट नहीं बनाए और इसके अलावा वो 3 कंडीशन पूरी करता है, कौन सी 3 कंडीशन, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू रेजिडेंस या एनी अदर सिमिलर रीज़न। अगर कोई ऐसा बंदा है तो हम उसे इंडिया का डीम रेजिडेंट मान लेंगे। और सर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई बंदा इंडिया का डीम रेजिडेंट बनता है तो वो हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन के चलता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे एक कीवर्ड आया, आपने क्या कहा कि वो बंदा नॉट लाइबल टू पे टैक्स होना चाहिए इन एनी अदर कंट्री। अब सर नॉट लाइबल टू पे टैक्स का मीनिंग क्या है, सर इसका सिंपली मतलब है कि एनी अदर कंट्री टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए उस बंदे पे, किसी और कंट्री का टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, देखो ध्यान दो, वो किसी और कंट्री में टैक्स पे ना करे या वहाँ का टैक्स लॉ अप्लाई क्यों ना हो, दोनों में डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि उसे किसी और कंट्री का टैक्स लॉ अप्लाई हो रहा हो, बट ड्यू टू एग्जाम्पशन या एनी अदर रीज़न वहाँ पे वो कुछ टैक्स पे ना कर रहा हो, तो ऐसे केस में डीम रेजिडेंट नहीं बनेगा। डीम रेजिडेंट तब बनेगा जब उस पर किसी और कंट्री का टैक्स लॉ अप्लाई ही ना हो। तो सर इसके लिए हमने लिया है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में पहला केस क्या है, फॉरेन कंट्री का टैक्स लॉ हम पे अप्लाई होता है। मानो मैं अमेरिका में कुछ रहता हूँ और मुझ पे अमेरिका का टैक्स लॉ अप्लाई होता है, बट मेरी इनकम कम है या मुझे कुछ स्पेशल एग्जाम्पशन मिल गई, इसलिए मुझे वहाँ पे कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ा। तो सर क्या यहाँ डीम्ड रेजिडेंट में कवर होगा, तो मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप पे फॉरेन कंट्री, हमारा एग्जाम्पल है अमेरिका, वहाँ का टैक्स लॉ अप्लाई तो हो रहा था ना, हालांकि आपने टैक्स पे नहीं करा क्योंकि आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं थी या आपको कुछ एग्जाम्पशन मिल गई थी, पर आप पे लॉ तो अप्लाई हो रहा था ना। तो ऐसे केस के अंदर आप डीम रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो मैंने ये कहा कि स्टिल लाइबल टू पे टैक्स इन फॉरेन कंट्री, तो जो सेक्शन 1 सब सेक्शन ए अप्लाई नहीं होगा, मतलब डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हम पे अप्लाई होकर नहीं चलेगा। अब सर दूसरा केस क्या है, कि फॉरेन कंट्री में टैक्स लॉ हम पे अब अप्लाई ही नहीं होता है, हम उसमें कवर ही नहीं है, कि टैक्स लॉ अप्लाई ही नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हम फॉरेन कंट्री में क्योंकि नॉट लाइबल टू पे टैक्स है, तो वहाँ पे डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लग के चलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सर इसका सिंपली ये मतलब है कि फॉरेन कंट्री में टैक्स पे नहीं किया ये मेरे लिए इररेलीवेंट है, मेरी इनकम फॉरेन कंट्री में एग्जाम्प्ट हो गई ये मेरे लिए इररेलीवेंट है। मुझे ये चीज़ देखनी है डीम्ड रेजिडेंट के लिए, क्या फॉरेन कंट्री का टैक्स लॉ मुझ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। कि अगर अप्लाई हो रहा है तो डीम्ड रेजिडेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट लग के चलेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर करके चला। तो सर हमने आज की वीडियो में कवर करा कि जब हम एक इंडिविजुअल का
रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो क्या तो वो होगा रेजिडेंट, या वो होगा नॉन रेजिडेंट, या वो होगा डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया।